तक कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई ओदा दुश्मन नहीं मिल रहा। फार्म हाउस में भयानक खेल, कुएं में तैरती लाश। ये जो आपको ईंटें नजर आ रही हैं, ये इन्होंने इसी कुएं के ब्लॉकों को तोड़ा है और उस बोरी से बांध के उसको यहाँ पर फेंक दिया। 7 बच्चों की मां कहां गई? 7 माह के बाद दर्दनाक इंकशाफ। आप ये सोचिए किसी की वालदा के बारे में ऐसी बात करी जाए कि वो किसी के साथ चली गई हैं, तो वो तो एक अलग ही कर्ब है। खातून की सहेली ने चली चाल या किसी और ने बिछाया जाल। आपकी वालदा अगर आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, आपका 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। जाली अफसर का रोब दबदबा या पुलिस का मफाद, क्यों मशकूक शख्स फिरता रहा आजाद? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके गुलशन हदीद में। आज से 7 महीने पहले अक्टूबर के महीने में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आता है और 7 बच्चों की वालदा अजीज़ अख्तर साहिबा यहाँ से अगवा हो जाती हैं। वो अपने घर से बाज़ार जाती हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आती। उनकी फ़ैमिली उनको कराची या पूरे पाकिस्तान में जगह जगह तलाश करती है। और आज की जो कहानी है उसमें बहुत सारे ऐसी मामला आपके सामने आएंगे जिसमें जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल निशान लगेगा। और फिर ये फैमिली जिस कर्ब से गुजरी और जो कुछ हुआ, और फिर 7 महीने बाद जब इनकी वालदा की डेड बॉडी मिली है कुएं से, उसकी क्या कंडीशन थी और क्या जुल्म उन पर ढाया गया था, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। आपको लेकर चलते हैं उनकी फैमिली के पास, सबसे पहले उनसे बात करते हैं और फिर आपको आगाह करते हैं कि आखिर अजीज़ अख्तर साहिबा के साथ क्या हुआ था। खातून अजीज अख्तर के साथ जो कुछ हुआ वो बयान करना आसान नहीं। अजीज अख्तर की ये यादगार तस्वीर बता रही हैं कि वो अपने खानदान के साथ एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही थीं, लेकिन वो कयामत टूटी कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मेरी बेटी तक कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई ओदा दुश्मन नहीं मिल रहा। कैसे न तड़पे ये खानदान, अजीज अख्तर पर जो जुल्म ढाया गया वो जानकर दिल दहल गए। ये जो आपको ईंटें नजर आ रही हैं, ये इन्होंने इसी कुएं के ब्लॉकों को तोड़ा है और उस बोरी से बांध के उसको यहाँ पर फेंक दिया। 7 माह के बाद कुएं से मिली 7 बच्चों की मां की मस्तशुदा लाश। ये है वो मुबैना मुल्जिम जिस पर लगा है इस खूनी वारदात का इल्जाम। इस सारी वारदात में खातून की सहेली का था क्या किरदार, क्या प्लॉट और पैसों के लालच में अजीज अख्तर को उतारा गया मौत के घाट। घर से बाजार जाने के बाद अचानक कहां चली गई 7 बच्चों की मां। एक यही ख्याल आ रहा था जेहन में कि हादसा हो गया कोई बहुत बड़ा। पुलिस ने मशकूक शख्स को पकड़ने की बजाय कैसे वुरसा को दी जहनी अजियतें। अजीज अख्तर के मोबाइल से मिला क्या सुराग, क्या वाकई खातून जिंदा थी और उसे मुल्तान में देखा गया था किसी शख्स के साथ। केस का तफ्तीशी अफसर बदला तो कैसे हुए हौलनाक इंकशाफात। हक़ाइक़ जानने टीम इंकशाफ पहुंची है खातून अजीज अख्तर के घर। इस वक्त अजीज़ अख्तर साहिबा की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। उनके हस्बैंड हैं, उनकी वालदा हैं, उनकी सास हैं, उनकी बेटी और बेटा यहाँ पर हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर सारा माजरा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों मियाँ बीवी ने मिलजुल कर कुछ सरमायाकारी करके प्रॉपर्टी के कारोबार में अच्छा खासा पैसा कमाया और जायदाद बनाई ताकि उनके बच्चे एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अफसोस अजीज अख्तर को खुशहाली रास न आई। कितनी बेदर्दी के साथ मारकर कुएं में फेंकी गई लाश। मुझे ये बताइएगा कि वक़ुआ जिस दिन हुआ, जिस दिन सब चीज़ सिलसिला हुआ, उस दिन आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई थी? आखिरी मुलाकात मेरी घर पे ही हुई थी। यहाँ से मुझे क्या कि वो शहर चली गई थी। अच्छा, वो यहाँ से गुलशन हदीद से बाजार गई? जी जी, शहर गई हैं बच्चों के सामान खरीदने के लिए। अच्छा, वो किसी के साथ गई थी? नहीं, अकेली गई थी। और उनकी कोई दोस्त, कोई सहेली थी जिसके साथ? उनकी सहेली है एक आसमा, जो जान की रहने वाली है और फेस 1 में रहती है। गुलशन हदीद में रहती हैं वो? जी जी, 10-12 साल से उनकी आपस में सलाम अलैकी है, दोस्ती है, बहन चाह। जंग की रिहायशी खातून का इस सारे केस में क्या अमल दखल है? टीम इंकशाफ ये सभी राज करेगी फाश। शाम हो गई, वालदा घर नहीं आती, तो आप लोगों को फिक्र हुई क्या? बस सर थोड़ा सा हम परेशान हो गए थे और जो है इसी कश्मकश में थे कि सुबह से गई हुई हैं, अभी तक लौटी नहीं है। तो हमने जो है एक दूसरे से पूछना घर में शुरू किया और हमें कोई सुराख नहीं मिला, ना कुछ पता चला। क्या किया आप लोगों ने? सर हम लोग पहले तो अपने हिसाब से देखते रहे, रिश्तेदारों को फ़ोन किया इधर उधर जो हमारे नज़दीक हैं कि शायद अम्मी वहाँ ना चली गई हैं।
हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। फिर हम रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के टाइम करीबी थाने में गए अपने। वहाँ पर जाके हमने NC कटवाई कि हमारी वालदा सुबह की गई हुई है जो अभी तक के घर वापस नहीं आई, लिहाजा मेहरबानी फरमा के हमारी हेल्प की जाए। तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने हमें यही कहा कि आप अपने हिसाब से देखें, हम अपने हिसाब से तौर से देखते हैं, हमें जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम इसको जो है कॉल को चलाते हैं 15 पे, हमें कोई इतला मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। इस केस में पुलिस ने कैसे रिवायती सुस्त रवि का मुजाहरा किया, आप हकाइक जानकर दंग रह जाएंगे। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती तो 7 बच्चों की मां की लाश यूं 7 माह तक इस कुएं में ना पड़ी रहती। तो आपके जहन में क्या था कि क्या हो सकता है? बस हमारे जहन में यही था, ना तो हमारी किसी से दुश्मनी थी ना हमारी किसी से लड़ाई थी। अब उनको अगवा कर लिया गया। आपके जहन में ये आ गई थी बात? हमारे जहन में यही बात आई है कि उनको किसी ने अगवा कर लिया है, क्योंकि 5 प्लाट जो हैं 120-20 गज के माई के नाम थे और उनके गले में सोने की चैन भी थी, मोबाइल भी था उनके पास, पर्स में 50,000 रुपया भी था। ये तमाम चीज़ें वो साथ लेके गई थी, लेकिन वापसी पे हमें कुछ अच्छा, नहीं पता चला। अगवा कर लिया गया तो उस अगवा के बाद कोई कॉल रिसीव हुई कहीं से? नहीं, उसके बाद कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। आपको कब खबर हुई कि आपकी बेटी अजीज़? जी मेरे को 1 हफ्ते तो बाद इन्होंने बताया। आपका कोई राब्ता नहीं था अपनी बेटी से? नहीं, राब्ता नहीं होया मेरे को ना। इन्होंने पूछा, मैं क्या इधर तो नहीं आई। फिर इन्होंने बोला लाहौर चली गई होवे, लाहौर वाले को भी पूछा, भाई उधर रहता छोटा, उधर भी नहीं गई। फिर इन्होंने मेरे को बोला तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी बेटी गुम हो गई है, तुम इधर आओ। मैं अगो जैसे मैंने पता चला ना, अगो तीसरे दिहाड़े, समझो हफ्ते तो बाद पता लगा ना, मैं तीसरे दिन फिर इधर आ गई। तो माँ जी आपके जहन में क्या था, क्या हुआ? मेरे जहन में यही आया, मैंने उसको बोलती थी प्लाट आप बोलती थी मैं बेचने, मैं इधर रहती थी प्लाटा में। अच्छा, जो आपकी बेटी के प्लॉट से जी उन पे आप रहती थी? जी हाँ, मेरे को उन्होंने मकान डाल के दिए हुए थे, मेरा सामान पड़ा हुआ था। अजीज अख्तर सबका ख्याल रखती थी, माँ से सास तक सभी उसे दिल से दुआएं देते, लेकिन ना जाने किसकी नजर लगी कि मामला इस नहज तक जा पहुँचा। मैं फिर उधर से भागती आई हूँ, मेरे को तो नहीं मिली बेटा। मेरी बेटी ना बहुत जुल्म हो गया, बहुत। मेरी बेटी इधर कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई उधर दुश्मन नहीं मिल रहा। माँ जी मुझे ये बताएं कि जब ये हुआ, आपको इत्तला मिली तो आपको क्या लगा? आप माँ हैं उनकी, आपको क्या लगा कि कहाँ चली गई बेटी? मैंने यही बोला, वो उसको किसी ने अगवा कर लिया, बेटी मेरी नहीं मिल रही ना, वो पलाटा नहीं वजह तो मेरी बेटी अगवा हो गई। जब आपकी बहू इस तरह से रहमत बीबी गायब होती हैं तो फिर आपको क्या लगा कि क्या हुआ होगा? इतनी मदद बच्चा मैंने तो पंजाब बिना बताया ही नहीं। भाई वालदा जड़ी है बीमार रहती है तो काम ना दिखा, हाँ परेशान ना हो जाए, परेशान ना हो। फिर कुछ 2 महीने लग रहे, 4 महीने तो इन्ना मैं दसिया, उस वेले बस मेरे अंदर विच कुछ रह ही नहीं गया। आपको 4 महीने बाद बताया कि आपकी बहू गुम गई हैं? मेरे बेटे का घर गया, उजड़ गया, पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, बता के भी नहीं गई, बचियन भी नहीं बता गई, मियन भी नहीं बता गई, पुत्रा ने भी नहीं दस गई भाई किधे गई है तो किधे चली है। जेड़ा दस गई मैं बाजार चली हाँ, बाजारों बैंकिंग बाहर नहीं आई, बस कदी उदो ढूंढ, कदी तेरे को पूछ, मेरे को पूछ, सारा उठो भी बिरादरी को पूछ के सारे खेल, कोई पता नहीं, कोई। अजीज अख्तर गई तो कहाँ? क्या वो अपनी मर्जी के साथ गई थी किसी के साथ, या फिर किसी ने की थी अगवा की वारदात? अजीज अख्तर की गुमशुदगी के बाद कौन बेच रहा था उसके प्लॉट? आपकी वालदा अगर आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, आपका 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। कैसे जोखियो गोट के एक फार्म हाउस के कुएं में पहुंची लाश। जो आपको ईंटें नजर आ रही हैं, ये इन्होंने इसी कुएं के ब्लॉकों को तोड़ा है और उस बोरी से बांध के उसको यहाँ पर फेंक दिया। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरी बेटी इधर कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई उधर दुश्मन नहीं मिल रहा। फार्म हाउस में भयानक खेल, कुएं में तैरती लाश। ये जो आपको ईंटें नजर आ रही हैं, ये इन्होंने इसी कुएं के ब्लॉकों को तोड़ा है और उस बोरी से बांध के उसको यहाँ पर फेंक दिया।
7 बच्चों की मां कहां गई? 7 माह के बाद दर्दनाक इंकशाफ। आप ये सोचिए किसी की वालदा के बारे में ऐसी बात करी जाए कि वो किसी के साथ चली गई हैं, तो वो तो एक अलग ही कर्ब है। खातून की सहेली ने चली चाल या किसी और ने बिछाया जाल? आपकी वालदा अगर आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, आपका 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। जाली अफसर का रोब दबदबा या पुलिस का मफाद? क्यों मशकूक शख्स फिरता रहा आज़ाद? सुमेरा, आपके इल्म में कब ये बात आई कि आपकी वालदा जो हैं वो गुम हो गई हैं, गायब हो गई हैं? 3 अक्टूबर के दिन ही मैं घर पे ही थी, अम्मी के साथ ही हूँ। तो जिस तरह से वो हमें कह के गई थी कि मैं 2 घंटे में बेटा वापसी आ रही हूँ, हमने अम्मी से कुछ कपड़े और चीज़ें वगैरह मंगवाई थी। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर हम दोनों जाएंगे तो घर पे कोई भी नहीं होगा और मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, तो इसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं जा सकी। तो मैंने कहा आप चले यानी जाएं। पहले प्लान था कि आप उनके साथ जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वालदा ने कहा कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले लो तो तुम साथ चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी है तो मैं इसकी वजह से परेशान हो जाऊँगी, आप ही मुझे सामान ला दें। तो मेरा मुझे ये बताएं कि अब जब ज़ाहिर बात है बेटियां माँ के बहुत करीब होती हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने कोई तज़किरा किया आपसे कि किसी कोई परेशानी का इजहार किया, या उनकी जो अपनी दोस्त थी अस्मा, जी, जिसका अभी बड़ा अहम आगे अभी करैक्टर आएगा, अस्मा के बारे में आपसे कोई बात करती थी? वो आसमा के बारे बस में? वो उनकी बहुत ही करीबी बहन जैसी उनकी सहेली थी, और मतलब जो भी मामलात होते थे ज़्यादातर वो मतलब उनके साथ बैठना, बातचीत कर लेना, या उन्हें घर बुला लेना, या उनके घर चले जाना। लेकिन इस तरह का कोई भी हादसे ये होने वाली बात, या कोई भी इस तरह से फ्रॉड करने वाली बात, या प्लाटों के हवाले से कभी भी कोई बात हमारे इल्म में आई ही नहीं। ऐसी कोई बात घर वालों के इल्म में न थी, ताहम वो हॉस्पिटल से पागल खानों तक हर जगह गुमशुदा खातून अजीज अख्तर को करते रहे तलाश। हमने सबसे पहले थाने में मतलब वालिदा की हम लोगों ने जो कंप्लेन करवाई थी, इंदराज करवाया था, तो उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने ईदी सेंटर्स वगैरह में अपनी वालिदा को फाइंड किया, उनकी तस्वीर वगैरह निकलवा के दी कि खुदा न खास्ता कहीं कोई ऐसा बड़ा हादसा या एक्सीडेंट ना हो गया हो तो जिसकी वजह से वो हमें नहीं मिल रही, क्योंकि एक यही ख्याल आ रहा था ज़हन में कि हादसा हो गया कोई बहुत बड़ा। और यकीन मानिए बड़ा तकलीफ दे होता है जब आपका प्यारा इस तरह से ना मिल रहा हो और आप फिर अस्पतालों में चेक कर रहे हैं और फिर आप सर्द खाने में जाके देख रहे होते हैं। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं जो इस बहुत ही प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने मतलब सर्द खाने के बाद पागल खानों में भी जाके फ़ौरन से चेक किया कि खुदा न खास्ता उनके साथ किसी ने ऐसा कोई ब्लंडर ना करके उनको कहीं इसी जगह पे भी ना छोड़ दिया हो। यानी आपने हर जगह जाके हर देखी? जगह हम लोगों ने ढूंढा, अपनी वालदा को उनकी तस्वीर भी दी, लेकिन हमारे वालदा हमें कहीं पे भी नहीं मिली। कहीं से कुछ पता चला, लेकिन फिर अचानक इस केस में आया एक हैरान कुन मोड़। फिर हमें इस तरह मालूम पड़ा कि दूसरे दिन जो है हमारे भिनोई हैं वो आए और उन्होंने हमसे जो है ना इस बात का इजहार किया कि आपके तो प्लॉट बिक गए हैं। अपने मोबाइल पे उन्होंने पिक्चर्स दिखाई कि ये उनके जो है ना सेल एग्रीमेंट्स हैं और ये हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि ये आपको सब कहाँ से मिला? हाँ। तो फिर उन्होंने हमें अपनी जगह पर बुलाया, उनकी यहाँ पर एक वर्कशॉप है, और वहाँ पर गए। मेरे वालिद साहब भी वहाँ पर गए। जिस बंदे ने दिया था उसको उन्होंने सामने बिठाया कि भाई ये बंदा है, इसने हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स दिए। उस बंदे से जब हमने पूछा तो फिर नहीं, तो वो आदमी कौन था जो वो ये जो आसमा नामी औरत है, इसका वो भाई बना हुआ था। उसने आसमा जो कि आपकी वालदा की सहेली थी, उसने खुद उनके बताया। बोले भाई थे। जी, उन्होंने खुद बताया। और क्या नाम है उस आदमी का? गुलाम अब्बास बंगश। गुलाम अब्बास बंगश, जी हाँ, मुबैना तौर पर इसी शख्स का हाथ था इस सारी वारदात के पीछे। लेकिन इस बात में किस हद तक है सच्चाई? गौर से सुनिए वो कहानी जो बुरसा ने टीम इंकशाफ को बताई। फिर उसने बातों के दरमियान में ही हमें बोला कि जी मैं आपकी वालदा अगर आपको ज़िंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, आपका 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। मैं इसमें होता हूँ, कमांडो हूँ, में हूँ। उसने इस तरह के काफ़ी इदारे जो उसने यूज़ किए। अच्छा, वो ऐसा कुछ है नहीं। तो उसने यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों का नाम लिया और खुद को उनका अहलकार जाहिर किया और कहा कि ये जो है आपकी जो वालदा है वो कहीं पर किसी अगवा होगी, लेकिन मैं उन तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। जी सर। और लेकिन उसके लिए 20 लाख रुपए का खर्चा 20 लाख रुपए का खर्चा है। अगर आपका 20 नहीं है तो आप 5 लाख रुपए दे दें, मैं आपका काम कर दूंगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। जब मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मेरी वालदा को लाओ, तो उसने फिर हमें कहा कि आप पहले पेमेंट दो, बाद में वालदा। इस बात के ऊपर आगे फिर हमारी बात मारूंगी। खुद को कानून नाफिज करने वाले हसास इदारे का अफसर जाहिर करके इस खानदान को धोखा देने वाले मशकूक शख्स के खिलाफ जब थाने में दरख्वास्त दी गई तो हैरत अंगेज तौर पर
पुलिस भी उस पर मेहरबान दिखाई दी। हमने ये अपने करीबी थाने में इस चीज़ को इतला दी और हर चीज़ बताई, मगर फिर उनका यही कहना था कि जी वो आए हैं, मेरे पास सब बयान दे के चले गए हैं। नेक मोहम्मद लशारी आईओ था यहाँ का, उसने कहा वो बयान दे के हमारे पास चले गए हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली है और जो है ना आपकी वालदा खुद गई हैं, वो खुद ही आ जाएंगी। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि पुलिस भी उसके साथ मिल गई थी? जी सर, जी। वाह तेरा कानून, वाह तेरा इंसाफ। पुलिस अगरचे खातून को बाजियाब कराने में तो कामयाब ना हो सकी, तहम बकौल बुरसा के केस को उलझाने के लिए पुलिस उन्हें शहर शहर फिराती रही। मेरे वालिद साहब को वो सांगड़ ले गए, मेरी नानी जहाँ रहती हैं वहाँ। फिर उसके बाद जो है वो अपने साथ कुछ चंद हमराहों को जो है मुश्तमिल करके मेरे वालिद साहब को मुल्तान ले गए, ठीक है, लाहौर ले गए कि भाई जी यहाँ पर हैं आपकी माँ और यहाँ पर हैं आपकी माँ। तो इस तरह हमें वो उलझाते रहे काफ़ी। पुलिस आपको क्या कह के सांगड़ ले गई और मुल्तान ले गई या लाहौर ले गई? क्या उनके पास क्लू था? उन्होंने क्या बताया कि हमें क्या क्लू मिला है? देखो जी, एक लड़का था जायद नामी, उसकी 2 कालें लगी हुई थी बीच में। यानी आपकी जो वाइफ थी उनके मोबाइल पे? जी जी, ठीक है। तो जब इन्होंने डेटा निकाल के डेटा निकाला तो वो डेटा निकला जनाब जलालपुर मुल्तान का। ओके। तो इन्होंने कहा जी ये बंदा है, इससे हमने वेरिफिकेशन करवाई है वहाँ थाने में कि भाई वो जो है ना औरत इस वक्त वहाँ है जलालपुर में। तो इन्होंने हमसे तस्वीर मांगी, हमने तस्वीर भेजी, एक भेजी, दूसरी भेजी। इन्होंने कहा जी कन्फर्म है कि ये माई वहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से मेरे से पैसे लेके होम सेक्रेटरी से इजाज़त ली, कराची वालों से। कराची वालों ने जब इजाज़त दी तो इन्होंने कहा कितने पैसे लिए आपसे? 10,000 रुपये पुलिस वालों ने लिए के, और आप भी साथ गए? नहीं, मैं साथ नहीं गया। ठीक है। इन्होंने कहा जी होम सेक्रेटरी से इजाज़त मिल गई है, अब जाना है लाहौर। हाँ। फिर इन्होंने जनाब लाहौर जाके होम सेक्रेटरी से इजाज़त ली। 4 दिन हम वहाँ होटल में रुके। और सारा खर्चा आप उठा रहे थे? जी, सारा खर्चा इनका मैं उठा रहा था। ट्रेन का किराया, टैक्सियों का किराया, होटलों का किराया, खाने पीने का, हत्ता कि इनके सिगरेट पान वगैरह का भी खर्चा मैं खुद ही उठा रहा हूँ। इस तरह का काम हमारा पुलिस जो है वो करती है। फिर कहते हैं पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। ये कैसी मदद है? ये कैसा शर्मनाक रवैया है? अच्छा, लाहौर से जनाब क्लियर होने के बाद जब लाहौर से होम सेक्रेटरी साहब की इजाज़त मिली तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि अगर ये तो चले इनके माली हालात ठीक थे, इन्होंने अफोर्ड कर लिया 1.5-2 लाख का खर्चा के ऐसे कर लिया जाए, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो उनके साथ कुछ हो जाए तो फिर ये किस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ पुलिस का चल रहा है कि वो उन्हीं से जो कि विक्टिम्स हैं उन्हीं से पैसे लेते हैं? गरीब आदमी मर जाता है क्योंकि गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा, लाहौर के बाद फिर जनाब इन्होंने कहा जी अब मुल्तान जाना है। ठीक है। तो वो क्या करते थे जब वहाँ पर जाते थे? 3-4 दिन होटल्स में रह रहे हैं, तो वो क्या छुट्टियों पे गए हुए थे मतलब, या कोई तफ्तीश वगैरह करते थे, कुछ जाते थे देखते थे क्या? वहाँ जाते थे और जहाँ इनका होम सेक्रेटरी का ऑफिस था वहाँ सारा दिन बैठे रहते थे। अच्छा। हम लोग बाहर होटल पे होते थे, आईओ जो है वो अंदर चला जाता था, अल्लाह जाने क्या करता। वहाँ से जब क्लियर हो गया, इनको साइन मिल गए, तो इन्होंने कहा जी अब जाना है मुल्तान। उसके बाद जनाब हम वहाँ से मुल्तान गए बाई रोड। वहाँ जाके हमने DPO साहब के ऑफिस से परमिशन लेनी थी जलालपुर के लिए। ठीक है। वहाँ से हमने परमिशन ली जनाब। उसके बाद हम लोग वहाँ से टैक्सी में 5,500 रुपया किराया दे के जलालपुर गए। अच्छा। जलालपुर जब पहुँचे, जहाँ का इन्होंने बताया था जी ये माई यहाँ पर मौजूद है, वहाँ जाके थाने में एंट्री करवाई। वहाँ इन्होंने जनाब आदमी आपने भेजे तरक्की करने के लिए, तो वो कह रहे हैं जी यहाँ तो अभी तक कोई बंदा जो है ना सामने नज़र नहीं आ रहा है। सुबह से लेकर शाम हो गई जनाब, हम वहाँ थाने में बैठे बैठे इंतज़ार करते रहे। शाम को 6 बजे इन्होंने बोला जी आप लोग गाड़ी में आ जाओ। जब हम वहाँ मोहल्ला गरीबाबाद में पहुँचे तो इन्होंने बोला जी वो तो यहाँ से भाग गए हैं। जब पुलिस ने वहाँ रिट करी तो वहाँ पता चला वो भाग गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से वापस थाने में आ गए, हमें कोई चीज़ नहीं मिली। कोई क्लू हाथ ना लगा, लेकिन कराची में बैठे अजीज अख्तर के बच्चे बहुत पुरुमीद थे, क्योंकि जो कुछ पुलिस ने बताया था उसके मुताबिक तो अजीज अख्तर को अभी तक बाजियाब हो जाना चाहिए था। जिस तरह से हमें पुलिस अफसरान ने यकीन दिलाया था कि आपकी वालदा को वहाँ पर पाया गया है, हाँ। देखा गया है, वहाँ पे वो किसी शख्स के साथ मौजूद है, उनको देखा गया है, उनकी फेस जो है, जो तस्वीर हमने दी हुई थी वो तस्वीर उनके फेस से मिल रही है।
तो 90% चांस है कि आपकी वालदा वहाँ पर उस शख्स के साथ मौजूद है जिसकी कॉल आई हुई है। ये तो बहुत ही बड़ा झूठ कहा गया हमारे साथ, बहुत ही ज़्यादा। और ये सोचिए ना, ये सरासर तो झूठ था, और फिर फैमिली किस तरफ से गुजरी होगी। मतलब आप ये सोचिए किसी की वालदा के बारे में ऐसी बात करी जाए कि वो किसी के साथ चली गई हैं, तो वो तो एक अलग ही कर्ब है। उनके नवासे भी हैं और उनके पोते पोतियाँ भी हैं, और इतना बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो किसी शख्स के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। हमारा दिल तो तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। और वो जो जाहिद नामी शख्स था जिसका नंबर ट्रेस हुआ था, वो कुछ भी नहीं, वो भी कुछ भी नहीं पता चला सर। वो एक्चुअली आखिर में जब उससे फिर बात हुई तो फिर पता चला जी वो कबाड़ का काम करता है, तो उसको जो है ना ये मोबाइल कबाड़ में से टूटा हुआ मिला था, और उसने जो है ना सिम ये लगाई थी और उसको कॉल से सराहने लग गई। अच्छा, और ये वो लड़का कराची का था? जी, यहाँ मलीर में कहीं, वो जब इन लोगों ने इंक्वायरी करी तो इनको पता चला मलीर में कहीं जो है ना वो कबाड़िए का काम करता था, 3 डब्बे या इस। तो अगर वो लड़का कबाड़िए काम मलीर में करता था तो उसको ढूंढने मुल्तान क्यों गए ये लोग? सर आई डोंट नो सर। कोई हमें यही कह रहा था कर रहे हैं जी, हो जाएगा हो जाएगा। फिर मेरे वालिद साहब और हम लोग फिर गुलाम नबी मेमन साहब के पास गए, तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उन्होंने फिर जो है हमारा केस आगे की एजेंसी में ABCC में ट्रांसफ़र किया। ठीक है। जब ABCC में ट्रांसफ़र किया तो फिर जब हमने उनको ये सारी बात बताई तो फिर जो बंदा कह रहा था कि आप 20 लाख रुपए दो और ये मैं आपको वालदा, फिर उन्होंने ABCC वालों ने उसी बंदे को जब उठाया तो फिर उन्होंने उसी से ही साबित करवाया कि उन्होंने जी मेरी वालदा को दूसरे दिन ही मर्डर कर दिया। पुलिस ने जब गुलाम अब्बास बंगश से तफ्तीश की तो उसने किए कौन से इंकशाफात, कैसे किया गया खातून अजीज अख्तर का कत्ल। टीम इंकशाफ जब इस खूनी कुएं पर पहुंची तो खुला कौन सा राज। तो उन्होंने उनको इसमें जिंदा फेंक दिया था, बोरी में बंद करके पानी में, या पहले कत्ल किया फिर इसमें फेंका? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई उधर दुश्मन नहीं मिल रहा। फार्म हाउस में भयानक खेल, कुएं में तैरती लाश। ये जो आपको ईंटें नजर आ रही हैं, ये इन्होंने इसी कुएं के ब्लॉकों को तोड़ा है और उस बोरी से बांध के उसको यहाँ पर फेंक दिया। 7 बच्चों की मां कहां गई, 7 माह के बाद दर्दनाक इंकशाफ। आप ये सोचिए किसी की वालदा के बारे में ऐसी बात करी जाए कि वो किसी के साथ चली गई हैं, तो वो तो एक अलग ही कर्ब है। खातून की सहेली ने चली चाल या किसी और ने बिछाया जाल। आपकी वालदा अगर आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, आपका 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। जाली अफसर का रोब दबदबा या पुलिस का मफाद, क्यों मशकूक शख्स फिरता रहा आजाद। इस वक्त टीम इंकशाफ पहुंची है जोखियो गोट में, जहां पर ये फार्म हाउस है जहां बहुत बेदर्दी के साथ अजीज अख्तर साहिबा को कत्ल किया गया, और ये बहुत दूर दराज का इलाका है। आप मेन रोड से बहुत हट के आपको अंदर आना पड़ता है। तो हमारे साथ अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होंगे जिन्होंने इस केस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किया, और बाकी फैमिली भी है, वो उनसे भी बात करेंगे और आपको अंदर दिखाते हैं कि आखिर अंदर हुआ क्या था अजीज़ा बीवी के साथ। इस वक्त मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जहां पर इंतहाई बेदर्दी के साथ अजीज़ अख्तर साहिबा को कत्ल करके उनकी लाश को इस कुएँ में फेंक दिया गया था, और यहीं से जो डेड बॉडी थी वो बाजियाब हुई और यहाँ से ही मिली। यह है वो मनाजिर जब लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। लाश की हालत देखकर उसे किसी भी सूरत शनाख्त करना मुमकिन न था, तो फिर कैसे हुई लाश की पहचान, पुलिस कैसे पहुंची इस कुएं तक, ये सब इंकशाफात चौंका देने वाले हैं। तो मेरे साथ जो IU इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, वज़ीर अली सोमो साहब, वो हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महारत से इस केस को सॉल्व किया और बहुत ही जल्दी जब इनके पास ये केस पहुंचा तो उन्होंने उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर साहब, मुझे बताइएगा कि आपके पास किस तारीख को ये केस पहुंचा, आपको कब इत्ला मिली? मेरे को 18/3/2020 को SP साहब ने 21 को 2021 को मुझे केस मिला, और फिर हमने वहाँ से अपनी तफ्तीश की, वाला अफसरान का हुक्म था, और वहाँ पे हम एक नकली मेजर था, नकली मेजर था आबास, जो बोल रहा था कि मुझे कोई पकड़ता नहीं है। फिर हमने उसको पकड़ा, और मेरे पास एक दूसरा केस भी था गडाफ सिटी का, जिस वजह से उसका हमने पूरा वो जो है इंट्रोगेट उसको किया, उसने बताया, लेकिन हम उसको टाइम पूरा हो गया, जज साहब ने हमारे को नहीं दिया और ये जेल चला गया।
फिर मैंने इसको 9 तारीख को 9/4 को फिर मैंने इसको जेल से निकाला बाहर। फिर ये आया इधर से 10 तारीख को, और मुदई साहब थे और हमारी पूरी पार्टी पुलिस की थी, गाड़ियाँ थी। फिर यहाँ आए, उसने निशानदेही किया मुदई ने, तो मुलजिम ने, अब्बास ने, कि ये यहाँ पे हमने मार करके फेंक दिया है। और ये गुलाम अब्बास बंगश था? हाँ, हमारे साथ था वो। अब मैं यहाँ पर तस्करा करता चलूँ कि ये फैमिली जिस दिन वो गायब हुई थी अजीज़ अख्तर साहिबा, उससे अगले दिन ये यहाँ पर स्टील टाउन थाने में गए थे। वहाँ के जो आईओ थे नेक मोहम्मद लाशारी, उसको बताया था कि ये आदमी है, हमें इस पर शक है, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और यही वजह है कि ये 7 महीने तक ये दर बदर की ठोकरें खाती रही फैमिली, इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। और जब ये केस मार्च के महीने में वज़ीर साहब के पास पहुंचा तो इन्होंने एक ही हफ्ते में इस केस को सॉल्व कर दिया। तो तुम्हें एक बात समझ आई कि अगर हमारी पुलिस आए और उसमें ऐसे लोग हों जैसे कि वज़ीर साहब हैं, तो केस बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस चाहती नहीं है, पुलिस के मामलाती जहन में कुछ और होते हैं, वो अपना मफाद देख रहे होते हैं। जैसे इस फैमिली को बहुत तंग किया गया है, इनको उलझाया गया इस केस को, तो इसका मतलब था वो लोग भी मिले हुए। तो जब कभी इस हवाले से बड़ी कोई तफ्तीश की जाए और इस पर मुकम्मल इंक्वायरी बिठानी चाहिए आला अफसरान को कि नेक लाशारी जो थे, नेक मोहम्मद लाशारी, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक केस जो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था और ये फैमिली इतने कर्ब से ना गुजरती और बहुत जल्दी सारे मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि जब वज़ीर साहब ने ये केस को अपने हाथ में लिया और उससे तफ्तीश की तो मामला एकदम साफ़ हो गया। और वो जो गुलाम अब्बास बंगश था वो यहीं पर लेके आया। और ये बिल्कुल बता दूं कि जोखियो गोट में ये बहुत दूर दराज का इलाका है, जहाँ पर ये एक फार्म हाउस के अंदर ये कुआं बना हुआ है जहाँ से ये डेड बॉडी मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप आए यहाँ पर वज़ीर साहब, तो आपने क्या देखा, क्या हुआ था उस वक्त, क्या मनाजिर थे? हमारे को ये कुएँ से बिलाग वगैरह ये जो है ना वो नज़र आए, और उसी ने बोला कि हमने ये बिलाग तोड़ करके इसको जाल बिछा के और पहले बोरी में लिपटाए, और उसके बाद फिर हमने जाल बिछा के उसको वो जो है ना वो बंद करके रखा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बोरियां बंद किया, और ये जो आपको ईंटें नज़र आ रही हैं ये इन्होंने इसी कुएं के ब्लॉकों को तोड़ा है और उस बोरी से बांध के उसको यहाँ पर फेंक दिया। मुल्जिमान ने कोशिश की कि लाश कुएं की तह में पड़ी रहे, लेकिन वो कुछ अरसे बाद तैरकर ऊपर आ गई। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो उस वक्त भी लाश कुएं में तैर रही थी। अब सवाल ये था कि आखिर क्यों और कैसे ढाया गया ये जुल्म, कौन कौन मुलव्विस था इस खूनी वारदात में, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई उधर दुश्मन नहीं मिल रहा। फार्म हाउस में भयानक खेल, कुएं में तैरती लाश। ये जो आपको ईंटें नजर आ रही हैं ये इन्होंने इसी कुएं के ब्लॉकों को तोड़ा है और उस बोरी से बांध के उसको यहाँ पर फेंक दिया। 7 बच्चों की मां कहां गई? 7 माह के बाद दर्दनाक इंकशाफ। आप ये सोचिए किसी की वालदा के बारे में ऐसी बात करी जाए कि वो किसी के साथ चली गई हैं, तो वो तो एक अलग ही कर्ब है। खातून की सहेली ने चली चाल या किसी और ने बिछाया जाल। आपकी वालदा अगर आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, आपका 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। जाली अफसर का रोब दबदबा या पुलिस का मफाद, क्यों मशकूक शख्स फिरता रहा आजाद? उसमें कितने अफराद मुलव्विस से? खाली गुलाम अब्बास बंगश था या कोई और भी था? क्योंकि यहाँ पे जो पहले लोग चौकीदार थे, ये तो अभी चौकीदार आए हैं, जो पहले लोग चौकीदार थे जो इसमें काम में मिले हुए हैं, और उनका अब्बास बंगश बोल रहे हैं कि मेरा इससे 20 साल से दुआ सलाम है। तो ये उनका अंदरों का बीच का तो हमें इल्म नहीं हो सका है, लेकिन ये है कि उसको जिस तरीके से बेदर्दी से मारा है, तो ये तो उन्होंने उनको इसमें जिंदा फेंक दिया था बोरी में बंद करके पानी में, या पहले कत्ल किया फिर इसमें फेंका? नहीं, उसको कत्ल के तो निशान एमएलओ में या इसमें, पर उसका मुंह जो है ना वो बंद था, मुंह उसका वो जो है ना वो लिपटा हुआ था, 2 पट्टा था, उससे भी वो जो है ना वो उसका गला घोटा गया था। मुबैना तौर पर 5 से 6 अफराद ने मिलकर की थी ये वारदात। पुलिस जब मुल्जिम से बयान ले रही थी तो उस वक्त उसने किए क्या क्या इंकशाफ। आपको पता है? सर मुझे अब्बा का नहीं पता था, लेकिन मुझे इसके उनके साथ इनके कोई लिंक्स थे आपस में। ठीक है। कोई वीडियो का इनका आपस में चक्कर था। ठीक है। तो उन्होंने सर्वर के थ्रू और बाकी उनके साथ जो थे बंदे, उनके गार्ड्स वगैरह जो भी थे, उनके जरिए उन्होंने उनको जो है कत्ल करवाया। कहाँ पे? सर ये उनके फार्म हाउस में।
अच्छा, कत्ल करवाया है। ये तुम्हारे को कैसे उनके से बात हुई है? सुनी है सर उनकी बातें। मैंने उनके साथ तुम्हारे अपना कारोबार भी है? सर कारोबार नहीं, मेरे कुछ पेमेंट उनकी तरफ रहती थी सर्वर की तरफ में, उस चक्कर में उसके पास जाया करता था। मुबैना तौर पर यह शख्स खुद को कानून नाफिज करने वाले हसास इदारे का अफसर बनकर बात करता, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी तमाम जालसाजियां बेनकाब हो गईं। अब सवाल ये था कि मकतूला की सहेली का इस सारे किस्से में था क्या किरदार। हमारे पूछने पर अजीज अख्तर के खानदान ने दिया कुछ यूं जवाब। उन्होंने अपने बयानात में इस बात का इजहार किया, इकरार जुर्म नहीं किया कि मैंने कत्ल किया है। उन्होंने रिमांड के बाद इस बात को वाज़ेह किया कि उसे मार दिया गया है और कुएं में फेंक दिया गया है। तो जब मज़ीद पूछा गया कि आपने उनको कैसे मारते हुए देखा या आपके सामने क्या हुआ, तो आपको मालूम हुआ कि उन्हें मार दिया गया। उसने बताया कि वालदा को गाड़ी में अगवा करके जब हम लेके गए तो उसी टाइम बेहोश कर दिया गया था। और कितने लोगों ने अगवा किया था? तकरीबन 5 से 6 लोग जो है मुलविस थे। अच्छा, उसके साथ जिनके उन्होंने नाम अभी बताए हैं। और इसमें आसमा भी मुलविस थी? आसमा का उसने जिक्र नहीं करा है हमारे आगे, बाकी लेकिन आपकी वालदा मेरी वालदा जो ताल्लुक बनता है वो आसमा का मुंह बजरतिया हम अब्बास बंगश को नहीं जानते थे, वो उसको जानता था। इसीलिए फिर हम लोगों का माइंड और जो हमने बात की उसी हिसाब से वो उसका करीब था, तो फिर वही उसको गाइड करने वाली थी। क्योंकि आपकी वालदा जो बात शेयर करती थी वो आसमा से करती थी और आसमा का मुंह भला भाई था। जी जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि आसमा ने तस्करा किया हो और उसके दिल में लालच आया और उसने रैकी की और उसने अगवा कर लिया। आसमा ने कहा था कि अजीज़ अख्तर को मैंने 7 लाख रुपए कर्जा दिया है। अच्छा। बंगश बोलता है कि मैंने 5 लाख रुपए तावान मांगा है, और फिर बंगश भी यही कह रहा है, जोशानी कह रही है कि भाई 7 लाख रुपया मैंने अपनी बहन को दिया था, मेरी बहन ने आपकी बीवी को 7 लाख रुपया दिया, जिसका हमें कोई इल्म नहीं है किसके सामने दिया, किसको बुला के दिया। लिखत पढ़त जो करी है वो सारी जाली है, जो इन्होंने स्टाम्प पेपर बनाए हैं। इस सारे मामले पर पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। अगरचे गुलाम अब्बास बंगश पकड़ा गया है, लेकिन जो अपील बुरसा कर रहे हैं जरा उसे भी गौर से सुनिए। मेरे 7 बच्चे यतीम हुए हैं, मेरा पूरा ख़ानदान उजड़ गया। हमें अब गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए। जिस तरह हमारी वाइफ को कत्ल किया गया है, इस तरह इन आदमियों को सरेआम 3-3 दफ़ा फांसी दी जाए, तब जाके मेरी फैमिली को सुकून मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं भाई, हमारे को ना सरकार फैसला दे दे, बस इंसाफ दे दे, इन्ना को फांसी लगा दे। हम यही चाहते हैं बेटा। और मेरा इतना सामान उधर पड़ा हुआ है, अल्लाह जाने इन्होंने कहाँ गायब कर दिया। मैं बूढ़ा बंदा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई नहीं सी बेटी तो सिवा मेरी बेटी ने इन्हें बहुत जुल्म किया, और हम क्या कह सकते हैं बेटा। हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। हमारे ना इन्होंने बहुत ज्यादती की थी। हमारी बेटी किसी की दुश्मन नहीं थी, साडा हमारा कोई दुश्मन नहीं था। बेगुनाह इन्होंने मार दी हमारी बेटी। क्या इनको चाहिए था? कुछ चाहिए था तो मांग लेते। हमारी बेटी की जिंदगी नहीं खराब करते बेटा। हमारा क्या कसूर था? मेरी बेटी को इधर से वो सामान लेने गई, उधर से इन्होंने अगवा करके ले गए, मार दी। बड़ा सख्त जुल्म होया जी बहू के साथ। मेरी बहू ऐसी नहीं थी। मेरी बहू महफिल करती थी, यार भी पकाती थी, लोगों के घर महफिल करन जाती थी, सब कुछ करती थी। इतनी नेक आदमी थी, पता नहीं क्या बनी साढ़े साथ। हम उजड़ गए, मेरे पोतियाँ पोते रुल गए, मेरा पुत्र रुल गया। मैं इंसाफ चाहती हूँ गवर्नमेंट से। हमारी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है, जुल्म की इंतहा की गई है। जिस तरह से उनका नाहक कत्ल किया गया है, वो बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए, और इबरतनाक एक सानिया है दूसरे लोगों के लिए। अगर ये मुजरिम इस तरह से दंदनाते फिरते रहेंगे तो ना जाने और कितने घर उजड़ जाएंगे। सर मैं तो यही कहूँगा कि पत्नी कितनों के घर इन्होंने उजाड़े होंगे, पत्नी कितनों के साथ ऐसे किया होगा। क्योंकि सर ये वही इंसान काम करता है जो ये काम ऑलरेडी कर चुका होता है। क्योंकि नया आदमी कोई भी इस तरह नहीं कर सकता है, ना कि वो इस तरह कत्ल करके कुओं में फेंक देता है।
ना कि इस तरह लोगों को अगवा करके सामान मांगता है। ये वही लोग करते हैं सर जिनका पेशा होता है, जो एहसास इदारों के नाम को इस्तेमाल करके लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे पैसों का तवान करते हैं। तो मैं सर यही कहूँगा कि हमें इंसाफ दिया जाए ताकि किसी और की माँ बहन के साथ ऐसा ना हो सके जो हमारे साथ हुआ। बिल्कुल सही, और ये बड़ी अहम बात है कि और अक्सर देखने में आता है और बहुत कम वाक़यात ऐसे रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि हसास इदारों का अहलकार ख़ुद को ज़ाहिर करके ये लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जबकि असल में उनका ताल्लुक़ किसी भी हसास इदारे से नहीं होता। कोई भी इंसान जो आपको हसास इदारे का अहलकार ज़ाहिर करके अपने आप को कुछ धमकी देता है, आपकी जगह पर कब्ज़ा करता है, तो मैं फिर अपने शो के तवज्जुह से आपको बता रहा हूँ कि आप करीबी पुलिस स्टेशन में इतला दीजिए और वो जिस इदारे का नाम ले रहा है उस इदारे में आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि ऐसे अफराद का, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई ताल्लुक़ ऐसे इदारों से होता नहीं है। ये इंडिविजुअल लोग होते हैं, कौन आर्टिस्ट होते हैं, ये बहरूपी होते हैं जो कि ऐसे रूप धार के और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनकी ज़िंदगी भरी कमाइयों को लूटते हैं और फिर जान लेने से भी दरिया नहीं करते। तो अपने इर्द गिर्द कोई भी आप ऐसे इंसान को देखें तो उसको रिपोर्ट करें। जिस इदारे का नाम ले रहे हैं उस इदारे में तो लाजमी उस इंसान को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब बात अफसरान तक पहुँचती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको उस आज़माइश में ना डाले जिस आज़माइश से ये फैमिली गुजरी, और जो कुछ हुआ अज़ीज़ खातून के साथ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और इस फैमिली को सब्र अता फरमाए। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।